Hi everyone, welcome back to the video, and this video will be discussing a very important topic about fundamental right. Hi everyone, welcome back to the video, and in this video we'll be discussing a very important topic which is about fundamental rights. देखिए हम सबको पता है कि fundamental rights are the most important thing in every citizen's life despite of study it for एनी एग्ज़ाम्स के अलावा भी फंडामेंटल राइट हर सिटीजन्स को पता होने चाहिए। फिर चाहे आप किताब से पढ़े पहले, फिर दूसरों को समझाए, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या कुछ भी, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए कुछ पावर्स देते हैं, जिसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत मेहनत की थी। एंड अगर हम अपने ही राइट्स को नहीं समझ रहे हैं, विच इज़ लाइक यू कैन से, कहते हैं ना कि आपके दोनों हाथ में लड्डू वाली बात है, तो फंडामेंटल राइट उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी को थोड़ा स्पेशल बनाते हैं कंट्री के अंदर, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ देयर इन फंडामेंटल राइट विच मेक्स अस गेटिंग मोर पावर और मोर रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इट। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है, हिंदी में बहुत स्पेशल राइट्स होते हैं। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इसके और इसको साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, सिंपल सा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है इसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ फीचर्स देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों इसका महत्व है। तो देखिए, आइडियाज़ ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस राइटर्स रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं लॉक, रूसो। दे एडवोकेटेड और individual for individual. Locke and Rousseau advocated it for individual की liberties and natural rights and fundamental rights. लॉक, रूसो जैसे कुछ ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं जो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, उसकी लिबर्टी है। फंडामेंटल राइट जब मिलता है तो एक इंडिविजुअल लिबर्टी मिलती है हर इंसान को, और उसको नेचुरल राइट मिलता है। और ये हमारा एक चीज़ याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट नेचुरल राइट भी माना जाता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट जो है, इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल राइट विच इज़ गिवन टू इट सिटीजन इन अ कंट्री। इसके अलावा अगर हम सब बात करें तो देखिए, जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटी है या डीपीएसपी है, ये सब चीज़ें नॉन जस्टिसेबल होती है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि उसके उल्लंघन के लिए अगर उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते जस्टिस के लिए। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट आपका वॉयलेट हुआ है तो आपको ज़रूर कोर्ट जाना ही है, और आप जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सेबल। फंडामेंटल ड्यूटी ना ही जस्टिसेबल होती है ना ही इन्फोर्सेबल होती है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो आपका जस्टिसेबल होता है। मतलब इसके लिए आपको न्याय भी मिलता है और लागू भी किया गया है बाकायदा हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। समझे आप ये बात? तो बहुत ज़रूरी है। सिटीज़न कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट। अब मान लीजिए कि आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, या जो हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनमें से कुछ भी वॉयलेट हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर हमारे 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं दिए जा रहे हैं, या हमारे लिए लागू नहीं किए गए, या हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। चलिए एक एक फंडामेंटल राइट समझते हैं। सबसे पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। सबसे पहले ये आर्टिकल 35 टू 28 के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल 25, तो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, याद रखिएगा। एक फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम भी होता है, ये हम बात कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। इसके अंदर क्या क्या बात कही गई? इसके अंदर कहा गया कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री परफॉर्म एनी, प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। कहने का मतलब ये है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 टू 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, वो कहता है कि यू कैन प्रोफेस, यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन प्रोपोगेट एनी रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी का भी आप प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। और आपको
पूरा हक है इस चीज़ का, क्योंकि आपको संविधान ये हक दे रहा है और इससे आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अगर आप सही तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या उसका प्रचार कर रहे हैं। हाँ, जब तक उसमें कोई ऐसा हिंसा ना हो जाए, वॉयलेंस ना हो जाए, तब तक अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उसके लिए, जैसे मान लीजिए कि दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए, दूसरे को रिलीजन को रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन, राइट। इसके अलावा सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है हमारे संविधान में कि खुद का रिलीजन फॉलो करो जो आपको करना है। अगर आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम बन सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदू बन सकते हैं, आप मुस्लिम हैं आप क्रिश्चियन बन सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं आप हिंदू बन सकते हैं, वॉट एवर यू कैन बी एनीथिंग। आप हिंदू हैं आप हिंदू भी रह सकते हैं, आप मुस्लिम भी रह सकते हैं, जो आपको दिल चाहे, जो रिलीजन आपको अच्छा लगता है आप रह सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि आप दूसरे को रिलीजन को ख़राब बोले या कोई भी ऐसी टिप्पणी दे, तो वो गलत है और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, सो ये नहीं है कि you can practice propagate any religion and you can say anything about others religion. No, that is completely wrong, and that will also make you get in trouble, परेशानी में डाल सकता है। तो याद रखना ये चीज़, संविधान बहुत प्यारा बना हुआ है, उसको फॉलो करें। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है कि रिलीजियस अफेयर, कोई भी रिलीजियस अफेयर है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। यू हैव लिबर्टी, यू हैव फ्रीडम फॉर दैट ऑल्सो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। मान लीजिए कि आप मुस्लिम हैं और आप अपना रिलीजन प्रोपोगेट कर रहे हैं, फैला रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है। या आप हिंदू हैं तो भी आपको कोई भी रिलीजन है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है फॉर प्रमोशन ऑफ योर रिलीजन। ये हमें आर्टिकल 27 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये बात। आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। मान लीजिए कि आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं और कोई मुस्लिम इंसान आपको बुला रहा है कि भाई आप मस्जिद में आके ये बातें हमारी सुनो जो नमाज में कही जा रही है, तो आप चाहे तो नहीं जा सकते हैं, आपके पास पूरा हक है। या भाई अगर आप मुस्लिम हैं तो अगर आपको कोई बुला रहा है कि आप आके सत्संग में बैठो, आप अपनी खुशी से जाके बैठना है तो बैठ जाओ, लेकिन आप पे कोई मजबूरी नहीं है कि आपको करना ही है, आपको जाना। नो, दिस इज़ ऑल्सो, ये भी हमें फ्रीडम मिलता है हमारे संविधान के द्वारा कि आपकी मर्जी है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, राइट, आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से 28 से डील करता है वो क्या कहता है। इसके अलावा अगर बात करें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो ये आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30 से डील करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट आर्टिकल से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा मन था। तो आर्टिकल 29 से 30 की बात करें तो इट डील्स विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब ये हमारे कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हक देता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ जो SC/STs हमारी होती हैं उनको, उन माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देता है, उनके इंटरेस्ट को सेव करता है कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू establish and administer education, it is in article 30। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आप बना सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू, मतलब माइनॉरिटीज़ को राइट दिया जाता है कि दे कैन स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, तो ये हमारे इसमें आर्टिकल 32 से डील करता है, विच सेज सुप्रीम कोर्ट के पास रिट है। रिट एक पावर होती है जिसके थ्रू कोर्ट्स कुछ स्पेशल एक्शंस लेते हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, ये सब रेट सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। और यही रेट्स हाई कोर्ट भी यूज़ करता है, बट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब किस में दिया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कीप दैट इन माइंड एज वेल, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 टू 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। इट सेज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 की आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो चाहे आपको सही लिख, ये नहीं कि आप गाली वगैरह कुछ गलत बात बोल रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, कुछ भी सही बात आप बोल सकते हैं, आपके पास हक है संविधान द्वारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। इसके अलावा प्रोटेक्शन इन respect of constitution for offenses, protection in respect of conviction for offenses। मान लीजिए
कि आपने कुछ ऐसी गलती वगैरह की है, तो वहाँ पे आपको कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे प्रोटेक्शन दिया जाता है संविधान द्वारा, जो कि आर्टिकल 20 से डील करता है। इसके अलावा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, लिमिटेशन ऑन पेनल्टी, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट इज़ इन अंडर 21 आर्टिकल। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के हमारे पास पर्सनल लिबर्टी का भी हक है। संविधान का 21वां अनुच्छेद आर्टिकल 21 हमें ये कहता है। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी, क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में दिया हुआ है। और ये एक अमेंडमेंट जो हुआ था 86th अमेंडमेंट 2002 में, उसके थ्रू एड ऑन किया गया था, इसीलिए इसका नाम आर्टिकल 21A है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट आर्टिकल 22, अरेस्ट के लिए भी कुछ कुछ प्रोटेक्शन दिए हुए, कुछ आप गलत करते हैं तो अरेस्ट के लिए भी कुछ नियम है। ये आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे डील करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड ऑफ लेबर, कि अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स हो रहे हैं या लेबर्स के, तो आर्टिकल 23 से वो प्रोहिबिट किया जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, की बच्चे काम नहीं करेंगे फैक्ट्रीज के अंदर, ये आर्टिकल 24 हमें कहता है। चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना है, मतलब बच्चे से काम नहीं करवाया जाएगा, उसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 में दी हुई है। एंड इसके अंदर क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 से डील करता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, कुछ कुछ जगह पे प्रोहिबिशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, आर्टिकल 15। एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो सरकारी नौकरी है उसमें आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको बराबर सम्मान होगा, आर्टिकल 16 ये कहता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, छुआछूत एबॉलिश करना आर्टिकल 17। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, देखिए सिर्फ मिलिट्री जैसे जनरल, कर्नल या फिर एकेडमिक्स जैसे आप PhD वगैरह कर लेते हैं या जो डॉक्टर वगैरह बनते हैं उसके बाद आपको टाइटल मिलता है डॉक्टर का, तो ये और मिलिट्री वाले आप टाइटल्स लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी टाइटल आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है। चीज़ याद रखना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ना, इन्फोर्स हुआ था 1950 में, ईयर 1950 में, तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट 7 थे। आज के टाइम पे सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है, लेकिन उस टाइम पे 1950 में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था एंड देन शिफ्टेड टू आर्टिकल, मतलब एक्सेप्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट, कुछ एक्सेप्शंस है इसके, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 से शिफ्ट हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर एंड लैंड रिफॉर्म्स से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था पार्लियामेंट के साथ, लैंड रिफॉर्म्स एंड पार्लियामेंट के बीच में। पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट लेड टू अमेंडमेंट 30, पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि वो अमेंडमेंट कर सकता है, मतलब ये कुछ एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो था वो भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना बिटवीन जुडिशियल लेजिस्लेचर। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि वो कोई भी कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, तो उसी के ज़रिए 31A, 31B एंड 31C किया गया था। आर्टिकल 31 जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 मेड इट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर 300A। Article 31A, First Amendment Act 1951 to protect 5 categories of law, which is land reforms, challenged on ground of violating Article 14 and Article 19. Article 31B जो है First Amendment Act also inserted Article 31B, created 9th schedule on violating any fundamental right, कि किसी भी fundamental right को अगर आप violate करते हैं तो उसके लिए 9th schedule बनाया गया था। कुछ प्रोविजंस भी हैं, जैसे आर्टिकल 35 जो है पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग आर्टिकल 16(3), जो 16(3) के अंदर जो भी बातें हैं उस पर पार्लियामेंट जो है लॉज बनाएगा। आर्टिकल 32(3) पे भी वही बनाएगा, आर्टिकल 33 पे भी और आर्टिकल 34 पे भी। इसके अलावा अगर सिग्निफिकेंस की बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं नॉट वायलेटेड बाय गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। रूल्स ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ का, डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी राइट। फंडामेंटल राइट बताया था आपको खास है, नेचुरल राइट। लीगल राइट्स कांट बी चेंज्ड बाय लेजिस्लेचर, नो ऑर्गन कैन वायलेट देम, कि लीगल राइट है ये,
लेजिस्लेचर चेंज नहीं कर सकता, कोई भी ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, इसको वॉयलेट नहीं कर सकता। वे फॉर अफर्मेटिव एक्शंस टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट एक ज़रिया है अफर्मेटिव एक्शंस का, जिसमें क्या क्या आता है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करना। कुछ लिमिटेशंस भी है फंडामेंटल राइट्स की, जैसे सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इसका सस्पेंशन हो जाता है, इसको रोक दिया जाता है अगर सरकार चाहे तो। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, जो आर्टिकल 20 या 21 में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है वो सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी के टाइम पे भी, ये याद रखिएगा। नीदर सैक्रोसेंक्ट नॉर